अदनान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। काफ़ी हंगामा खेज़ ये हफ्ता रहा पाकिस्तान में, और ख़ास तौर पर अगर अदालती और सियासी मंजरनामे की बात करें तो बड़ी हैपनिंग्स रही हैं। एक तो हमने ये देखा है कि अगर आज के रोज़ की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी है डी चौक में, और यहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब को भी पहुँचना है अपने काफ़िले समेत, और इसके साथ साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद के शहरियों को भी कॉल दी हुई है कि आप भी डी चौक पहुँचें। यहाँ पर प्लान क्या है, क्योंकि बज़ाहिर अभी तक तो अली अमीन गंडापुर साहब नहीं पहुँचे, लेकिन कल के रोज़ मीनार पाकिस्तान लाहौर में भी एहतजाज की कॉल दी हुई है इमरान खान साहब की तरफ से। और इसके साथ साथ इसी वीक में हमने देखा कि मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में भी एहतजाज किया गया, उससे पहले रावलपिंडी में भी एहतजाज किया गया। तो एक कंटिन्यूस पैटर्न हमें नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज की कॉल दी जा रही है, एहतजाज होता भी है। हुकूमत की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सख्त इक़दाम किए जाते हैं एहतजाज रोकने के लिए। कंटेनर्स लगाए गए हैं, आज भी बिल्कुल सील कर दिया गया है पूरा दारुल हुकूमत। इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल रहीं या मुतासर रहीं, और आंसू गैस की शेलिंग हुई है, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। इमरान खान साहब की दोनों बहनें भी गिरफ्तार हो चुकी हैं, और स्टिल अभी हम देख रहे हैं कि आंख मचोली कारकुनों की और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से जारी है। आज रात से 12 बजे से कंट्रोल भी फ़ौज के हवाले हो जाएगा, और कहा यह जा रहा है कि SCO समिट जो है मुनक़िद होनी है पाकिस्तान में, तो उसके तनाजुर में सिक्योरिटी की ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है। बहुत सारे लोगों ने ये मशवरा भी दिया PTI को कि आप ये एहतजाज मौखर कर दें, लेकिन उनकी जानिब से ऐसा क्यों नहीं किया गया, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी सियासी मंजरनामे पर कुछ दोबारा उभरे हैं, और उन्होंने कल एक खिताब किया जिसमें काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया बानी PTI को भी और PTI को भी। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि अदालत के महाज से भी अहम फैसले आए हैं। 63A आर्टिकल इसकी तशरीह के मामले पर नजरसानी की जो अपील है उसमें फ़ैसला रिवर्स हो चुका है, और अब ये अलाउ कर दिया गया है कि कोई भी रुकन जो है अपनी जमात की पॉलिसी के ख़िलाफ़ भी वोट कर सकता है आइनी तरमीम के लिए। तो इसके बाद बहुत से लोगों को ये शायबा है कि हुकूमत अब अपोजिशन के नंबर्स भी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, और फिर 2/3 मेजॉरिटी हासिल करके मुतवक्के आइनी तरमीम की तरफ जा सकती है, जिसका इजलास भी तलब किया जा चुका है। मौलाना फजल रहमान अभी तक उनके साथ जाते नज़र नहीं आ रहे। इस सारी सूरत हाल में क्या अदलिया उसी तरह एक साथ खड़ी है, या फिर वहाँ पे भी डिवीज़न मज़ीद हमें स्ट्रॉन्ग होती नज़र आ रही है, इसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। आपको खुशामदीद कहती हूँ, और ख़ास तौर पर खुशामदी हूँ अबू ज़र सलमान न्याजी साहब को। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, और लीगल जो उनके अफेयर्स हैं उसमें भी शामिल रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अबू ज़र सलमान न्याजी साहब। मुझे मौका दीजिएगा, मैं इमरान साहब से एक इब्तदाई कमेंट लेकर आपकी तरफ आती हूँ, फिर तफसीली मुख्तलिफ उमूर पर बात करेंगे। इमरान साहब, आपको क्या नज़र आ रहा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक एग्रेसिव मोड में अब नज़र आ रही है, और बार बार एहतजाज किए जा रहे हैं, बार बार मुख्तलिफ शहरों में हम यही सूरत हाल देख रहे हैं कि लोगों को भी ज़ाहिर परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इन एहतजाजों का मकसद क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, एहतजाज करना किसी भी पार्टी का, किसी भी इंसान का, किसी भी शहरी का बुनियादी हक है, और आइन और कानून उसे इस बात की मुकम्मल आज़ादी देता है कि वो किसी बात पे पुरअमन एहतजाज कर सकता है। लेकिन अगर हम आज ख़ास तौर पे इस हवाले से बात करें कि जब शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है, और जब आपके सरबराहान ने मुमलिकत आ रहे हैं, और इस नाजुर में अगर हम देखें तो फिर 2-3 चीज़ें हैं इसमें। मैं समझता हूँ कि PTI का एक अपना किरदार है और हुकूमत का एक अपना किरदार है। मैं इस दोनों पे आपको अगर मुख्तसर सी बात करूँ तो हुकूमत, देखिए, इन चीज़ों को, मामलात को टैकल करने के 2 तरीक़ाकार होते हैं आम तौर पे। एक होती है सियासी हिकमत अमली, और दूसरी होती है इंतज़ामी हिकमत अमली। तो मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से शायद सियासी हिकमत अमली कोई नहीं अपनाई गई। सियासी हिकमत अमली भी यही होता है कि आप दूसरी फरीक इंगेज करते हैं, इंगेज करें, उनसे बातचीत करें, उनको बताएं, उनको समझाएं कि जी आप ये अहम मामला है, मुल्की मामला है, तो आप इस पर करें। लेकिन शायद हुकूमत अब ये समझती है कि PTI को समझाना फजूल है, इनसे बात करना फजूल है, क्योंकि बानी PTI जेल में बैठे हैं और उन्होंने कह दिया है कि एहतजाज होगा। दूसरी है इंतज़ामी हिकमत अमली। हुकूमत ने ये मोड अपनाया, और वो आज अभी कुछ देर पहले वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं मोहसिन नकवी साहब, उनकी सदारत में इजलास भी हुआ है, और उसमें जैसे आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि फ़ौज भी आ रही है, और IG पुलिस जो इस्लामाबाद है उन्होंने ब्रीफ भी किया। आज भी इवन FC और रेंजर्स तो अभी भी डी चौक पर मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है।
तो लिहाजा ये तो तय है, और मोहसिन नकवी साहब ने ऑन कैमरा कहा कि किसी को भी किसी तरह के एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और आप ये नहीं हो सकता कि आप KP से आएँ और आके इस्लामाबाद पे दावा बोल दें। अब आ जाता हूँ मैं PTI के किरदार की तरफ। देखिए PTI जो है, मैंने जैसे पहले कहा कि उसका हक है एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, लेकिन इसमें मामला ये है कि दो तरह की चीज़ें होती हैं। एक आपका मुल्की मफाद होता है और एक ज़ाती मफाद। ये आपका एक ज़ाती मफाद है कि आप अपने लीडर को छुड़वाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी वो जेल से आएंगे तो हमारा एहतजाज ख़त्म होगा। लेकिन मुल्की मफाद इससे कहीं बड़ा है। मुल्की मफाद ये है कि यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, एक अहम और बड़ी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, जिसमें आपके दोस्त ममालिक और आपके हमसाया ममालिक, उनके सरबराह भी आ रहे हैं, उनके नुमाइंदे आ रहे हैं। तो अगर आप जो 2-4 दिन एहतजाज जो है उसको मुलतवी भी कर देंगे, आगे भी कर देंगे, कोई तो तूफान नहीं आ जाए। चलिए ये अबूज़र सलमान न्याज़ी से पूछते हैं कि आखिर मुल्की मफाद को तरजीह क्यों नहीं दी गई और एहतजाज को मौखर क्यों नहीं किया गया, इसकी इमरजेंसी क्या थी? तो न्याज़ी साहब शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, इस एहतजाज का जो ख़ास तौर पर आज का एहतजाज है, इसका मकसद क्या? इमरान खान की रिहाई है, आईनी तरामीम को रोकना है, चीफ जस्टिस को आप नहीं देखना चाहते मजीद? स्पेसिफिकली इसका क्या एक टारगेट है? देखें, इसका मकसद तो यही है, जो बेसिकली तो हम जो अग्रीव हैं वो जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिस एडवेंचर ये हुकूमत वक्त ने प्लान किया हुआ है, जिसके तहत वो इस मुल्क की जो अदालतें हैं उन पे कब्ज़ा करने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे जजेस को हमारे ऊपर इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है जो एग्जीक्यूटिव्स के नीचे लग के उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले करें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ख़ासकर इमरान खान साहब को जिससे नुकसान हो, बल्कि वो कॉन्टीन्यूस जो उनकी इनकासरेशन है जेल के अंदर वो फर्दर कंटिन्यू करे। ये हमारा खदशा नहीं, बिल्कुल हमारे पास कंक्रीट रिकॉर्ड है, इसके ऊपर इंफॉर्मेशन है और सारा कुछ रिकॉर्ड का पार्ट है। जहाँ तक देखें, इमरान साहब बड़े काबिल एहतराम है मेरे, लेकिन मैं पहले ये बताऊँ कि मुल्की मफाद है क्या मुल्की मफाद सिर्फ ये है कि इस मुल्क में शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो बिल्कुल होनी चाहिए और हम उसको डिस्टर्ब करने नहीं आए, पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं। और ये पीसफुल प्रोटेस्ट में मसाइल क्यों होते हैं? मसाइल इस वजह से होते हैं कि आप जब आगे कंटेनर इस्लामाबाद को कंटेनरिस्तान बना दें, आप इतने कंटेनर लगा दें, लोगों पे शेल करें, उन पे रबर बुलेट्स फायर करें, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो गवर्नमेंट खुद क्रिएट करती है। आप हमें फैसिलिटेट करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करने दें, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी। हम NOC मांगते हैं, वो आप देते नहीं हैं, अगर देते हैं तो कैंसिल कर देते हैं, और अगर देते भी हैं तो शहर से 35 किलोमीटर दूर देते हैं और वहां के रास्ते भी ब्लॉक कर देते हैं। सो गवर्नमेंट का अपना रवैया जो है गैर कानूनी, गैर आईनी है। अब मुल्की मफाद क्या है, मैं पहले इस बात पे आ जाऊं। सबसे बड़ा मुल्की मफाद ये है कि इस मुल्क के शहरी जो हैं, इस मुल्क के जो सिटीजन्स हैं, अगर वो कोई पॉलिटिकल विल को एक्सप्रेस करते हैं अपने वोट से, तो उसकी हुकूमत जो है वही इस्टेब्लिश हो, पॉलिटिकल ऑर्डर वही इस्टेब्लिश हो जो आईने पाकिस्तान कहता है। ये सबसे बड़ा पब्लिक इंटरेस्ट है, मुल्की मफाद है। अगर आप एक रजीम को इंस्टॉल करेंगे फॉर्म 47 के तहत, एक स्टोलन मैंडेट के तहत, तो सबसे बड़ी गद्दारी तो मुल्क के साथ ये होगी और सबसे बड़ा मुल्क का नुकसान वो होगा, वो मुल्की मफाद नहीं होगा। अगर ऐसे मफाद पे हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपने फायदे के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, तो सिर्फ इसी चीज पे हमें मुल्की मफाद नजर आता है। अगर मैं फ्रीडम टू असेंबली एक्सरसाइज करना चाहता हूँ, मैं फ्रीडम टू मूवमेंट करना चाहता हूँ। न्याज़ी साहब, आपने जो फरमाया सारा आंखों पे, लेकिन 8 फरवरी को अवाम ने जो आपको मैंडेट दिया, अवाम ने आपको जो वोट दे दिए, आपका मौक़िफ़ ये है कि वो वोट चोरी किए गए और वो हमारी हुकूमत छीन के, यानी आपकी हुकूमत छीन के दूसरे फरीक को दे दी गई, हारे हुए फरीक को दे दी गई। तकरीबन 8 महीने हो गए इस काम को, ऐसा ही है ना? फरवरी से लेके अक्टूबर तक तकरीबन 8 महीने। अगर 8 दिन, इन 8 महीनों में 8 दिन मज़ीद बढ़ जाते तो क्या फर्क पड़ जाता? सिर्फ 8 दिन अगर मजीद बढ़ जाते। देखिए इमरान साहब, ये अब वो फिर 8 महीने बढ़ जाएंगे तो फिर मैं कहूंगा कि और 8 महीने नहीं 8 दिन और 8 महीने बढ़ जाए। सर 8 दिन की बात कर रहा हूं। दूसरा सिर्फ एक दूसरा ये सर कि ये फरमाए आपके पुरअमन एहतजाज के लिए जब लोग कील लगे हुए डंडे लेके आएंगे, साथ बंटे लेके आएंगे, साथ वो चीज़ें लाएंगे और वो वहाँ पे इस्लामाबाद पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी और वो दिखाएंगे कि
कि जनाब ये देखें, तो फिर वो उन्हें तो खदशा होगा ना कि ये पुरअमन नहीं होगा। नहीं देखिए इमरान साहब, देखिए मैं आपको बताऊं, अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी यहाँ पे एहतजाज किया है, अभी आपने देखा रेड जोन पे मेरे ख्याल से तो कब्जा हो गया था और सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए थे, वहाँ पे तो इन्होंने कोई मिस यूज़ ऑफ पावर नहीं की, हालांकि वहाँ पे करना चाहिए था इनको थोड़ा सा इस्तेमाल स्टेट की रिट का, वहाँ तो घुटने टेक दिए। हम तो एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना चाहते हैं और वो हमारा बुनियादी हक है, लेकिन अगर आप हम पे फोर्स इस्तेमाल करेंगे, आप वायलेंस का यूज़ करेंगे, अगर हम आना चाहते हैं, आप कंटेनर क्यों रख देते हैं, आप रास्ता क्यों ब्लॉक करते हैं? देखें आर्टिकल 15 आइन का कहता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, मेरा हक है बुनियादी, मैं पूरे पाकिस्तान में घूम सकता हूं, आप नहीं ब्लॉक कर सकते मेरा रास्ता। ये आपको किसने राइट दिया है? मेरा राइट है। आर्टिकल 16 कहता है फ्रीडम ऑफ असेंबली, मैं कहीं भी असेंबली कर सकता हूं, इकट्ठे हो सकता हूं, पॉलिटिकल गैदरिंग कर सकता हूं, आप नहीं रोक सकते। आप एक बादशाह की जहनीत के साथ, गोरा अंग्रेज तो चला गया, यहाँ पे काला अंग्रेज छोड़ गया, उसकी जहनीत के साथ, जनरल डायर की जहनीत के साथ मेरे ऊपर हुक्म चलाएं, मेरे बुनियादी हुकूक सलब करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मैं अपने प्रोटेस्ट ना करूं, तो आपको जाहिर बात है फोर्स इस्तेमाल करेंगे, उसका रिएक्शन आएगा। आप अवाम को फैसिलिटेट करें, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करें ताकि वो अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करें, एक पत्ता भी नहीं टूटेगा। नहीं, लेकिन स्टेट ही गुंडा बन के लोगों के ऊपर जुल्म करेगी तो लोग जाहिर बात है कुछ रिएक्शन तो देंगे। न्याजी साहब, सिंपल सी बात है जी। न्याजी साहब मैं समझ गया, लेकिन न्याजी साहब आपके मुखालिफ नहीं समझते, वो कहते हैं जी इनके साथ 9 मई जुड़ा हुआ है, इन्होंने 9 मई को जो किया हम रिस्क नहीं ले सकते, वो इनके साथ हम डी चौक में इजाजत नहीं दे सकते। सुन तो ले सर, सवाल पूरा ले लें। वो कहते हैं जी इन्होंने वहाँ पे पीटीवी में घुस के जो किया था, पार्लियामेंट हाउस में जो घुस के किया था पीटीवी में, तो हम उसके बाद रिस्क नहीं ले सकते। ये भी तो बैगेज है ना एक। नहीं देखिए इमरान साहब, देखें पहली बात 9 मई ये कौन कहता है हमने किया? अभी तो आपने किसी को उसमें सजा भी नहीं दी, जितने हमारे लोगों को पकड़ा हुआ है एक साल से, आपने चलान भी पेश नहीं किए बहुत सारे केसेस में, और आप तो उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर रहे। आपने उसको, हमने कह दिया जी जुडिशल कमीशन बनाए, फिर जवाब आया जी हम बना देते हैं, हमने कहा 100 बिस्मिल्लाह बनाए, लेकिन आपने नहीं बनाया। वो सीसीटीवी फुटेज कहाँ गई? जिन जगहों पे हमला हुआ वो सारी गायब है सीसीटीवी फुटेज। एक सीसीटीवी फुटेज उन जगहों की प्रोड्यूस नहीं की कोर्ट के अंदर। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने आग लगाई उनकी शक्लें पहचानी जाती, जिन लोगों ने वो काम किया वो पहचाने जाते। यास्मीन राशिद तो बाहर खड़े होकर कह रही थी अंदर कोई ना जाए, लोगों को रोक रही थी। जो लोग वहां पे मौजूद थे, आपको उनकी शक्लें पसंद थी या उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनको आपने छोड़ दिया। आपने तो 9 मई को मजाक बनाया आपने तो। लेकिन आज भी तो ये खदशा मौजूद है ना न्याजी साहब, ये तो आज भी खदशा मौजूद है। अब आप लोग भले ये कह रहे हैं। मीरा एक बात कर दूं, देखें मेरी बात सुने, मैं बताऊं एक चीज कर दूं, इमरान साहब भी बैठे हैं, कोर्ट कवर करते रहे हैं, कभी भी आप किसी चीज को इस बेसिस पे खासकर बुनियादी हक को सलब नहीं कर सकते प्रीएम्प्टिव मेजर लेके, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर लेके कि जी में खदशा है क्योंकि इन्होंने पहले ये किया था हमारे मुताबिक, इस वजह से अब ये कर सकते हैं तो हमको ये करने से रोकेंगे। ये कोई ना कानून में जस्टिफिकेशन है ना ये आइन में जस्टिफिकेशन है, इसको बिल्कुल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं कह सकते बुनियादी हुकूक के ऊपर आप। सो ये बिल्कुल कोई रीजन नहीं बनता। इस तरह तो फिर जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया 97 पे, उनको तो आपको हुकूमत ही नहीं देनी चाहिए दोबारा, ये तो कोई रीजन ही ना हुआ। उन लोगों को सजा दी जिन्होंने किया, लेकिन पूरी पार्टी को या पूरे मुल्क को या हर शख्स को आप सजा नहीं दे सकते, उसके बुनियादी हकूक नहीं सलब कर सकते कि जी इसके पार्टी ने फलाने शख्स ने किया है तो पूरी पार्टी को सजा दे। अगली पे आने लगो न्याजी साहब, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि पूरी पार्टी को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जिम्मेदार लोगों को मिलनी चाहिए, एग्रीड। लेकिन इस तरह तो आपने जो आखिरी बात की, सर मैं ये नहीं कह रहा पार्टी के लोग जिम्मेदार है, जो जिम्मेदार है असल में वो तयन करने की जरूरत है, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी। इसलिए कहता हूं जुडिशियल कमीशन को पता लगेगा असल में तो कोई और मास्टरमाइंड थे जिन्होंने किया, वो तो बाद में निकलेगा पता। अबूजर सलमान न्याजी साहब, हम तो पहले दिन से जुडिशियल इंक्वायरी के जो है ना मुतालबा करते हैं पहले दिन से। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस बिल्कुल जो आपने दूसरी बात की, उससे तो इसका मतलब है कि जो चीफ जस्टिस की सरबराही में बेंच ने फैसला दिया 63A पे, इसका मतलब है वो बिल्कुल ठीक है। आप उसी की तायद कर रहे हैं कि सिर्फ किसी भी
आदमी को इस बात पे सज़ा तो नहीं दी जा सकती कि वो ये कर सकता है। जैसे चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि अगर मैं सोचूं कि मैंने सुर्ख बत्ती तोड़ दी है तो मेरा चालान नहीं हो सकता, या अगर कोई बंदा सोचे कि मैं ये कत्ल कर दूंगा। अच्छा, इस पे मैं आता हूँ। नहीं इमरान साहब ऐसे नहीं है, मैं इसको थोड़ा आपको समझाता हूँ, मेरी ज़रा अर्ज सुन लें। ये सज़ा 63A की जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेसिकली जजमेंट थी ना, उसके बाद वंस यू कास्ट योर वोट, उसके बाद उसके पीनल कॉन्सिक्वेंसेज आते थे। एक कॉन्सिक्वेंसेज क्या था, आप अपनी सीट लूज करेंगे, और दूसरा क्या था, आपका वोट काउंट नहीं होगा, जो मुनीब अख्तर साहब की जजमेंट के बाद के कॉन्सिक्वेंसेज थे। ठीक है जी। सो ये एक हरकत हुई, फिर उसके बाद उसका पीनल कॉन्सिक्वेंसेज था, ये एंटिसिपेशन में नहीं हुआ। और दूसरी बात, ये आप इस जजमेंट से डिसएग्री भी कर सकते हैं, काफी वकला डिसएग्री करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जिस मोड, मैनर और मेथड में ये जजमेंट लगाई गई और जितनी जल्दी लगाई गई, और फिर एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस के तहत कमेटी बना के उस कमेटी के बाद एक बेंच बनाया गया जिसमें ओरिजिनल रिव्यू जिन्होंने जजमेंट लिखी थी वो जज ही मौजूद नहीं है, कानून कहता है होना चाहिए। फिर ये पूरा तरीकाकार जो था ये सारा कंट्रोवर्शियल था, बड़ा डूबियस था, और फिर उसके बाद जजमेंट आती है। और आपको पता है अब ये क्या है, ये लाइसेंस मिल गया है कि लोगों को उठाएं, उनकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज करें। सादुल्ला बलोच की फैमिली को उठाया गया, उसको हवा किया गया। अब कल क्या हुआ है, एहसन रियाज फतेहाना साहब जो हैं, रियाज फतेहाना साहब के बेटे, उनको घर के डीएचए से उठा लिया गया। क्यों उठा रहे हैं भैया, आपको गवाह कर रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल लॉयल्टीज चेंज की जा रही है। तो एज अ जज, एज अ चीफ जस्टिस, क्या आप ये एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे? कॉन्डक्ट से पता लगता है कि सारी नियाज़ी साहब आपका इस पे एतराज जो है वो इस तरीका कार पे है कि और इसकी टाइमिंग पर है कि ये अब क्यों सुना गया, इसकी इजाजत क्यों दी गई, या फिर आप इसको लॉफुली भी अगर देखें उसमें भी आपको ये गलत नजर आता है? मेरा ये सवाल है कि ये आपको इसके तरीकाकार और टाइमिंग का इशू है। मुझे समझ आ गई जी। नहीं, मुझे देखिए मैं कह रहा हूँ दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं मुनीब साहब की जजमेंट वो मैं समझ गई, आपको किस बात पे, आप किधर खड़े हैं? जी मैं तो जाहिरी बात है जी, मैं टोटली एग्री करता हूं, क्योंकि एक मिस चीफ को खत्म किया था मुनीब अख्तर साहब की जजमेंट ने। एक जो आइन के अंदर मिस चीफ निकल रहा था जिसकी वजह से ये वोट बिक रहे थे, कोई लोगों को डर नहीं था कि हमारी वोट काउंट होगा और वो बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी जजमेंट थी, लेकिन आप इसे डिसएग्री भी करें वो प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन अगली जो हरकत हुई है, जो बेंच बना, किस तरीके से बना, जिस तरह फैसला आया, और ये कॉन्टिन्यूशन है पूरी, जिस तरह हमारी रिकाउंटिंग में सीटें गई, किस तरह केसेस चल रहे हैं, ये सारा जमा तफरीक हो के एक आइन में अमेंडमेंट की तैयारी हो रही है। और अमेंडमेंट करके किसी को इंपोज करना है, फेडरल कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाना है, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और रगड़ा लगाएं। प्लान सारा ये है, तो ये तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तो चीख रहे हैं। लेकिन नियाज़ी साहब, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने या बाद में 2.5 साल तक तकरीबन ये नहीं लगी, तो ये भी जुल्म नहीं है कि आप 2.5 साल तक वो नजरसानी लगी नहीं, आप कहते हैं अभी भी जल्दी में लगा दी। दूसरी ये दूसरा भी हिस्सा ले लेना। दूसरी बात यह है कि मुअज़्ज़ज़ जज साहबान अगर खुद ही बैठना ना चाहें, चीफ जस्टिस कहें भी कि आए और वो कहे जी हमने नहीं आना, तो फिर कौन जिम्मेदार है? नहीं, एक तो उन्होंने इनकार नहीं किया, आपकी रीजनिंग पढ़े वो क्यों नहीं बैठे। उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं बैठ रहा, वो पूरा एक तरीकाकार जो बनाया गया, जिस तरह ये ऑर्डिनेंस लाया गया। अब हम ऑर्डिनेंस की पे प्रोग्राम में और आप कर चुके हैं कि काजी साहब पहले क्या कहते थे, कैसे बेंच बनने चाहिए, उसके बाद कैसे होने चाहिए, उस डिबेट में नहीं जाते। ठीक है जी, उनको उन्होंने तरीकाकार से इख्तलाफ किया, और या 2 साल में नहीं लगा तो आपको 2 दिन में लगा के फैसला करने की इतनी क्या जल्दी थी? पहला सवाल तो ये बनता है ना जी। और फिर आपने ओरिजिनली बेंच ये बनाया था, मिनट्स ऑफ मीटिंग देखें, कादी साहब ने ही, उसमें मंसूर अली शाह साहब हेड कर रहे थे, खुद तो मौजूद भी नहीं थे। और इस बेंच के अंदर वही सारे जजेस हैं जो हमेशा पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसला करते हैं। सो बहुत सारे कोइंसिडेंसेस हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ मेथड बिहाइंड मैडनेस जो मुझे नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए इस सेटअप को देनी है, और फिर फेडरल कोर्ट बनाना है, और मुल्क के आइन का बेड़ा गर्क करके उसका पोस्टमार्टम करना है। तो इस वक्त जो आज का कर दूं, देखें जी कर लें, करें। हाँ जी, एक समीना मुझे सिर्फ 30 सेकंड दे इस बात पे। देखें ये जिस तरह सुप्रीम कोर्ट चलाई जा रही है ना, जिस तरह कादी साहब चला रहे हैं, जो तो खैर उन्होंने बातें की थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक
टर्म है फंडामेंटलिज्म या एक्सट्रीमिज्म इसको कहते हैं। ये एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें मुझे लगता है कि मेरे आइडियाज़ के अलावा जिसका भी आइडिया कोई है वो गलत है, वो खाली गलत नहीं है, उसको वो विकेट है, उसको आप सोसाइटी से ही ख़त्म कर दे। तो ये इस्लामिक फंडामेंटलिज्म सुना था, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म सुना था, ये मुझे इस वक्त जुडिशल एक्सट्रीमिज्म और फंडामेंटलिज्म नज़र आ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज्म आ गया है, बर्दाश्त ही नहीं है किसी और की बात सुनने में, ना किसी वकील की। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, सबको ही गलत समझा जा रहा है। एक ब्रेक लेते हैं, उससे इमरान साहब वापस आकर इस पे बात करेंगे। तो फिर एंड अब क्या है इस सारे एहतजाज का? अगर हुकूमत आईनी तरमीम मौखर करने का ऐलान करती है तो क्या प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दिया जाएगा? अली अमीन गंडापुर साहब क्या इस दफ़ा पहुंचेंगे या नहीं? सुबह से निकले हुए हैं, 1.5 घंटे का रास्ता है, 8 घंटे गुजर चुके, 9 घंटे गुजर चुके, अभी तक पहुंचे नहीं। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वो इस दफ़ा भी नहीं पहुंचेंगे और पलट जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, इनके ऊपर भी बात करते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, और अबूजर सलमान न्याजी साहब हमारे साथ मौजूद। अबूजर साहब, ये फरमाइएगा कि इस एहतजाज का आपका आगे प्लान क्या है? ये इसको आप एक दिन में कॉल ऑफ कर देंगे या अभी इसके बारे में कुछ तय करना बाकी है कि ये कब कॉल ऑफ करना है? अभी ये कॉल अप नहीं हो रहा, अभी ये डिसीजन लिया जाएगा, दिस इज़ नॉट फाइनल। अभी तो सबको ये टारगेट दिया गया है, सपोर्टर्स को, सारों को, वर्कर्स को, कि आपने डी चौक पहुंचना है। और आपने देख लिया कि कल लाहौर भी आप लोग पहुंच गए बोल रहे हैं, लाहौर भी पहुंच रहे हैं आप लोग कल मीनार पाकिस्तान। लाहौर में तो जी देखें, हमारी सेंट्रल लाहौर की लीडरशिप, सेंट्रल पंजाब की लीडरशिप सारी जो लाहौर में है वो फोकस लाहौर पे करके बैठी हुई है। कल इंशाल्लाह मीनार पाकिस्तान में इमरान खान साहब की बर्थडे है, तो हम इंशाल्लाह वहाँ पे आपको इकट्ठे होकर दिखाएंगे। और हमारा यहाँ पे पूरी तैयारी है, हमें हमारी तंजीम जो है लाहौर की और ख़ासकर जो सेंट्रल पंजाब की है, तो यहाँ पे भी हमारा पावर शो होगा। इससे तो ये नजर आ रहा है कि जैसे दोनों मेन सिटीज हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इधर लाहौर, तो ये कल इसका मतलब इस्लामाबाद में भी एहतजाज जारी रहेगा, हम ये समझें? देखें, मैं कुछ 4 दिन पहले खान साहब से मिला था, तो हमारा एहतजाज ये अब ख़त्म नहीं होना। ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक ये जो इनका एक डरावना किस्म का प्लान है, ड्रैकोनियन किस्म की आईनी तरामीम ये जो लाना चाहते हैं, उसका हमने रास्ता रोकना है। और ख़ास साथ हमने खान साहब की आज़ादी इंश्योर करनी है, और वो तभी आज़ादी होगी इंश्योर जब इन मुल्क की जो अदालतें हैं वो आज़ाद होंगी, उनमें इंटरफेरेंस ख़त्म हो जाएगी जुडिशल प्रोसेस में। और जिस दिन अदालतें आज़ाद होंगी, हम 100% श्योर हैं खान साहब आज़ाद हो जाएंगे, वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि उनको ज़बरदस्ती रखा गया है। लेकिन आज एक और बड़ी अहम मुलाकात हुई है अबूजर सलमान न्याजी साहब, जिसमें शहबाज शरीफ साहब की फैसल करीम कुंडी साहब से भी मुलाकात हुई है। ये बहुत तनकीद हो रही है वज़ीर आला के ऊपर कि उनको अपने सूबे का ध्यान रखना चाहिए, अपने लोगों का ख्याल करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए। वो हर रोज़ एहतजाज करके 4-4 दिन अगर एहतजाजों में ज़ाया करेंगे तो सूबे का काम वो किस वक्त करेंगे? और फिर अब तो वो ये सोच रहे हैं कि फिर इस तरह की सिचुएशन में सूबे में पहले ही अमनो अमान के मसले हैं, तो गवर्नर रूल की तरफ भी जाया जा सकता है। ये भी अंडर डिस्कशन है, इस पर भी बताएं ज़रा। फिर देखें, गवर्नर रूल तो अगर आप आर्टिकल 232 और 234 पढ़े ना, वो बेसिकली प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, अब उसको हम कहते हैं। वो इस तरह नहीं लग सकता कि अगर कोई पार्टी है जिसकी किसी मुल्क में, किसी सूबे में हुकूमत है, अगर वो एहतजाज कर रहे हैं तो आप गवर्नर रूल नहीं लगा सकते। उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। एक कंडीशन तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए जो प्रोविंस से कंट्रोल ही ना हो पा रही हो, इंटरनल एग्रेशन इतना ज़्यादा हो जाए, या कोई वॉर की सिचुएशन आ जाए। और दूसरी सिचुएशन ये है कि आइन के मुताबिक सूबा ना चल पा रहा हो, वो भी फिर आपको असम्बली से उसको वैलिडेट कराना पड़ता है, कंसेंट लेना पड़ता है उसके बाद। तो इतना आसान नहीं है। और ये कोई भी अगर स्टेप होगा गवर्नर रूल वाला तो वो अदालतों में चैलेंज भी हो सकता है, तो हवा में नहीं लग सकता। उसकी बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। अगर इस वजह से लगाना है जी हम एहतजाज कर रहे हैं, तो वो तो मेरे ख्याल से कोई रीज़न ना हुआ, वो तो ख्वाहिश ही हो सकती है इनका लगाने की, तो शौक से लगा लें। खान साहब की तरफ से क्लियर डायरेक्शन थी, अगर ये गवर्नर रूल भी लगाते हैं, हुकूमत भी छीनते हैं तो छीन लें, लेकिन एहतजाज खत्म नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने किधर लगाया हुआ है ना, अपने वज़ीर आला को, उसको बेचारे को काम करने दें। आप लोगों ने उन्हें एहतजाज पे लगाया हुआ है। न्याजी साहब आज नहीं देखें, आप मुझे बताएं क्या काम नहीं हो रहा केपी में? सर मैं बताता हूँ आपको, सारे काम तो हो रहे हैं, हुकूमत चल रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। अब हम अपना प्रोटेस्ट क्यों ना करें? हमारा राइट है, वो हम करेंगे, बेशक वो सीएम साहब पार्टिसिपेट करें, कोई भी करे। न्याजी साहब आज शेख वकास अकरम साहब अभी कुछ देर पहले एक टीवी प्रोग्राम में ये कह रहे थे
कि वज़ीर आला साहब 2 दिन होते हैं सूबे में, बाकी मिनिस्टर सारे काम देख रहे हैं। तो अगर 2 दिन होना है, 5 दिन उन्होंने सूबे में ही नहीं होना, तो आप क्या समझती हैं कि फिर काम ठीक हो रहा है? नहीं, वो मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है, लेकिन मेरी भी बहुत इंटरेक्शन है सीएम साहब के साथ, और बहुत चीज़ों में लीगल इश्यूज़ पे मैं उनको एडवाइस भी करते रहता हूँ। लॉ मिनिस्ट्री से रिलेटेड मेरे से कुछ पूछते रहते हैं, लीगल रिफॉर्म से रिलेटेड। मैंने तो उनको हमेशा KP में पाया है, लेकिन वो जाहिर बात है, एक प्रोविंस के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, इस्लामाबाद में भी काम होते हैं, पार्टी हेड हमारे अडयाला में, उनसे भी मुलाकात होती है, वो तो आते जाते रहते हैं। लेकिन सूबा हमारा ठीक चल रहा है बिल्कुल। हम सिर्फ टिकटॉक बना के उसकी मशहूरी नहीं कर रहे, या न्यूयॉर्क टाइम्स पे तस्वीरें नहीं लगा रहे कि जी हमने दूध बांट दिया, हमने वो कर दिया। काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, उसकी सुपरविजन हो रही है, सारे काम हो रहे हैं, बिल्कुल सूबा ठीक चल रहा है। लेकिन एक बात और भी है, तो इस वजह से ये क्रिटिसिज्म आ गया है। अब एहतजाज वाली बात पे जो आपने कही, इस पे भी तनकीद हो रही है। किसका मतलब है आप लोगों के पास पंजाब में कोई पावर नहीं है, हर दफा कहीं पे भी जलसा करना हो, एहतजाज करना हो, आपको KP से पूरा एक लश्कर लाना पड़ता है। तो क्या KP अब सिर्फ यानी PTI सिर्फ KP की पार्टी रह गई है और उसके अलावा आपके पास कोई मैन पावर नहीं है? इसका मतलब कहीं पे नहीं, अभी इस वक्त KP से तो कोई नहीं पहुंचा, लेकिन डी चौक पे तो हमारे लोग फिर रहे हैं। और सुबह बयान दिया गया था कि डी चौक पे कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तो हमारे, और पिंडी में अभी पिछले दिनों आपने देखा हमारे कितने लोग निकले, उसमें से भी अभी तक KP में से कोई नहीं पहुंचा था वहां पे। वो सिर्फ पिंडी डिवीजन के लोग थे जो पूरा दिन उन पे पुलिस तशद्दुद करती थी, लेकिन वो निकलते रहे और अपने एहतजाज रिकॉर्ड करते रहे। और अभी फैसलाबाद में भी आपने देख लिया, हमाद अदर साहब भी वहां पे थे, सब निकले, एहतजाज किया, बड़े लोग निकले। और अभी आप देख लेंगे कल लाहौर में कि कितने लोग निकलते हैं। पुलिस पावर इस्तेमाल हो रही है, मिसयूज भी हो रही है, बहुत ज्यादा वायलेंस टॉर्चर होता है, लेकिन लोग निकल रहे हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं। और लोगों का जो सब्र का पैमाना है वो लबरेज हो चुका है। इनको समझ नहीं आ रही कि इस हुकूमत से लोग तंग हैं, और इस वजह से लोग अपना गुस्सा निकालते हैं, बाहर आके अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आपको हुकूमत ये ऑफर करे कि फिल वक्त हम ये तरामीम मौखर करें, तो आप समझते हैं इस बात की गुंजाइश है कि फौरी तौर पर एहतजाज खत्म हो जाएंगे? देखें, ये मैं इस चीज़ का फैसला नहीं ले सकता। ये सिर्फ फैसला वही शख्स ले सकता है जो इस वक्त अडयाला में बैठा है। बिल्कुल, हमें अगर ये ऐसा प्रपोजल देते हैं तो हम खान साहब के सामने प्रेजेंट कर देंगे। अब फैसला उन्होंने करना है, क्योंकि पार्टी के लीडर वही हैं, फाउंडिंग फादर हैं इस पार्टी के, तो इस वजह से वो जो कहेंगे वही होगा। ये हम प्रपोजल उनके पास पेश कर सकते हैं, लेकिन फैसला लेने की पोजीशन में ना मैं प्रोग्राम में ये बात कही थी कि न्याजी साहब, अगर हुकूमत जी मैंने सुना था, लेकिन फैसला तो खान साहब ने करना है इस चीज़ का फैसला। न्याजी साहब, अगर हुकूमत ये आईनी तरमीम करवाने में कामयाब हो जाती है, मुल्क में आईनी अदालत भी कायम हो जाती है, फिर आप क्या करेंगे? जो भी कर रहे हैं फिर तो जी इमरान साहब फिर मैं और आप अपनी जान ही बचाएंगे, और समीना भी अपनी जान बचाएगी, क्योंकि मेरे ख्याल से फिर तो उसके बाद तो हम बस्ते पैक करेंगे, मेरे ख्याल से सड़कों पे रहेंगे, एहतजाज ही करते रहेंगे, घरों पे तो रह नहीं सकते सुकून से। क्योंकि वो आईनी अदालत बन गई तो फिर, और जिस तरह की अमेंडमेंट्स हैं, जो ये खौफनाक किस्म की अमेंडमेंट्स नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे करना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये मुबालगा रही नहीं होगी कि शायद जलियांवाला बाग वाले जनरल डायर साहब की हुकूमत आ जाए। मेरे ख्याल से वो ये होगा, अदालतें खामोश और हम फिर ये भी बताइए, गंडापुर साहब पहुंच जाएंगे? क्योंकि बहुत से हुकूमती करीबी हल्के तो ये कह रहे हैं कि जी उनके साथ कमिटमेंट हो गई है, वो आज रात वहीं कहीं शवाबी आसपास पड़ाव डालेंगे और कल सुबह नाश्ता करके वापस चले जाएंगे। नहीं, वो पहुंचेंगे, ये मैं नहीं कह रहा कि किस टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन जो ये खान साहब की क्लियर डायरेक्शन थी, मैं बैठा था साथ, उन्होंने ये कहा था जब तक हमारा जो सेंट्रल लोकेशन है जहां पे अनाउंस हुआ है वहां पहुंचना है, जब तक वहां पे सब नहीं पहुंचेंगे प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा। और गंडापुर साहब भी वहाँ पे पहुँचेंगे, आप देखेंगे जिस तरह ये लोग पहुँचे हैं, बाकी लोग ही पहुँचेंगे। एक चीज़ कह दूँ, मुझे तो ये लग रहा है इमरान साहब भी बैठेंगे, अब शायद ना इस्लामाबाद का भी ना वीज़ा फाइल करना पड़े हमें अब इस्लामाबाद आने के लिए, क्योंकि जिस तरह की इन्होंने कंटेनर्स लगा के ना अलहदा ही मुल्क बना दिए। तो अल्लाह मोहसिन नकवी साहब को थोड़ी सी हदायत दे, कंटेनर लगे, लोगों को एहतजाज करने दे, कुछ भी नहीं होगा, एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, लोग आएंगे, एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, उनकी आवाज़ बंद करेंगे, वो और ज़्यादा आवाज़ बाहर बड़ी होकर निकलेगी, ज़्यादा स्ट्रांग बन के निकलेगी। अब लोगों को प्रोटेस्ट करने दे, नहीं लावा पकाए, लावा पक के फटेगा, फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ज़्यादा होगा। ठीक हो गया। अबू ज़र सलमान न्याज़ी साहब, शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में तशरीफ लाया, आपने तफसीली तौर पर अपना मौक़िफ़ दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर
जिस शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है इसके ऊपर भी सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ बात करेंगे मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे की भी जो उन्होंने किया, पाकिस्तान की मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें रही, कितना फ्रूटफुल रहा, इस पर भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर हम बात करेंगे एक हालिया अभी दौरा जो हुआ है, आज वापस गए हैं मलेशियन वज़ीर आज़म और इनका ये जो दौरा था उसमें काफ़ी अहम पेशरफ्त हुई है, मुख्तलिफ उनसे मुलाकातें भी होती रहीं, दो तरफ़ा ताल्लुकात के ऊपर बात हुई है और क्या उससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंच सकता है इस दौरे से, इसके ऊपर भी बात करेंगे और साथ ही साथ फिर बात करेंगे कि शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास पाकिस्तान में होने जा रहा है इसी महीने में, वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है और उसके लिए ज़ाहिर सब नज़रें हैं। और ऐसे में एक अहम स्टेटमेंट सामने आया है कि जो भारत है उसकी तरफ से भी उनके वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे इस इजलास में। तो इस स्टेटमेंट को कैसे देखना चाहिए, इसका क्या मतलब है और इसका क्या असर होने जा रहा है ख़ित्ते की सूरत हाल के ऊपर, तो इस हवाले से भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब, अगर हम मलेशियन वज़ीर आज़म की बात करें तो उन्होंने आज दौरा अपना जब कंप्लीट किया है तो बड़ी खुशगवार मुलाकातें रहीं उनकी और काफ़ी इस मामले पर तबादला ख्याल हुआ कि दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ दिया जाए और अक्सर लोग ये बता रहे हैं कि इस सिलसिले में काफ़ी मफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत हुए हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके कौन से ऐसे शोबे हैं जहाँ पर मलेशिया के साथ पाकिस्तान तिजारत को बढ़ा सकता है? देखिए स्मीना, पहली बात तो ये है कि मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने जब ये दौरा किया पाकिस्तान का, तो ये एक ऐसा वक्त है जब पाकिस्तान शदीद मुआशी और इक़्तिसादी बहरान का सामना कर रहा है और आपको याद होगा और आपके इल्म में होगा लाजमी कि मलेशिया एक ऐसा मुल्क है जिसने हमारी तरह ही बहुत परेशानी और बड़े शदीद मुआशी मसाइल का जिसे सामना रहा है और उन्होंने फिर उसके बाद ना सिर्फ ये कि तरक्की की मंजिलें तय की बल्कि अपने मुल्क को आज यहाँ ले गए कि हम उनकी तरफ देख रहे हैं। तो वहाँ पे मामला ये है कि हम उनसे सीख सकते हैं, उनको एक मॉडल के तौर पे ले सकते हैं और फिर सबसे बड़ी बात कि जो पूरी दुनिया में पाम ऑयल है उसमें आप देखें कि मलेशिया और इंडोनेशिया दो ऐसे ममालिक हैं कि जो जिनमें उसकी बहुत काश्त है और यहाँ पाकिस्तान में भी आप ये देखें कि ख़ास तौर पे तेल के लिए और घी के लिए भी पाम ऑयल इस्तेमाल होता है और बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, साबन की इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। तो अगर आप कुछ छोड़ ना करें, उनसे पाम ऑयल के ही जदीद वो काश्त के तरीक़ेकार हैं और बीज हैं उनको ही आप ले लें और यहाँ पे उसकी प्रॉपर काश्त कर लें, तो आप कितना अपना ज़र मुबादला बचा सकते हैं, कितना उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा ये है कि दोनों मुल्क जो हैं उसमें पाकिस्तान के लिए भी एक सबसे बड़ा मसला बढ़ती हुई आबादी है। आप उनमें ये देख सकते हैं कि पाकिस्तान जो है इस आबादी में रोज़ाना की बुनियाद पर उसकी पाम ऑयल की जो है ज़रूरत वो बढ़ती है। फिर वहाँ पे पाकिस्तान के बहुत सारे पाकिस्तानी जो वहाँ जाते हैं नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, आप उनके साथ कोई इस तरह का एग्रीमेंट करके अपने यहाँ से लोग भिजवा सकते हैं जो वहाँ पे जाके ज़रा मुबादला करवाएं। खास तौर पर जो गोश्त और चावल की बरामद है उसके हवाले से तिजारती ताउन पर भी इत्तफाक हुआ है। अच्छा, गोश्त और चावल के अलावा फ्रूट भी यहाँ से पहले माजी में काफ़ी वहाँ जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है कि एक्सपोर्ट्स बढ़े पाकिस्तान की। तो अगर ऐसे ममालिक के साथ तिजारत आपकी बढ़ती है जहाँ पर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं तो मेरा ख्याल है ये यकीनी तौर पर बड़ा खुशाइंद हो सकता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन इसी तरह इमरान साहब, जो शंघाई ताउन तंजीम है उसका भी इजलास है रवा माह और जाहिर है इस पे भी सबकी नज़रें हैं। इसमें जाहिर इसी बात है सारे जो यहाँ के खित्ते के ममालिक हैं उनकी शिरकत होती है, लेकिन सबकी नज़रें इस बात पर थी कि क्या भारत इस दफ़ा फिर इस कॉन्फ्रेंस पे शिरकत ही ना करे, ये कह के कि चूँकि इसका इनेकाद पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इस इजलास में शिरकत के लिए इंदिया दे दिया है। पाकिस्तान की तरफ उनका ये आना, इसको आप कैसा मुस्बत कदम देख रहे हैं? इसमें तो कोई शक नहीं कि एक मुस्बत कदम है, लेकिन इससे पहले आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि शंघाई ताउन तंजीम इस वक्त खित्ते की एक तेज़ी से जो है ना उभरती हुई और तरक्की करती हुई तंजीम है। इसलिए इंडिया ख़ुद भी ये अफोर्ड नहीं करता कि वो इस तंजीम से लाताल्लुकी कर ले या इसमें शरीक ना हो
लेकिन हमें बतौर पाकिस्तान ये सोचना होगा कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात करके आप अपने मसाइल में कमी कर सकते हैं, आप अपने मसाइल को दूर कर सकते हैं। सिर्फ ये कि हम हर वक्त दुश्मनी की बातें करते रहें तो उससे मसाइल हल नहीं होते। पाकिस्तान का तो एक ऑफिशियल स्टांस था ना इमरान साहब, और हमारा ऑफिशियल स्टांस ये था कि जब तक जो इन्होंने गासबाना कब्जा किया है और जिस तरीके से वो पूरा लॉ ही 375 वाला इन्होंने एक तरफा तौर पर वापस ले लिया था, तो उस सारी चीज़ को जब तक रिवर्स नहीं किया जाता, जो 5 अगस्त का उनका इक़दाम था, उस वक्त तक कोई भी ताल्लुकात उनके साथ हम नहीं बढ़ा रहे थे। तो अब ये समझा जाए कि वो हमारा ऑफिशियल स्टांस अब बदल चुका है और अब जब वो आ जाएंगे तो उसके बाद और भी आगे ताल्लुकात को बढ़ाया जा सकता है। देखिए समीना, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात काफ़ी अरसे से जमूद का शिकार थे, और जैसे आपने कहा कि जो 5 अगस्त वाला था इंडिया का इक़दाम, वो इंतहाई ज़ालिमाना था और उसकी हमने तमाम लोगों ने मजम्मत भी बड़ी की, और पाकिस्तान ने ऑफिशियली पूरी दुनिया के फोरम्स पे, अक़वाम मुत्तहिदा में, OIC में, हर जगह पर पाकिस्तान ने उसको कंडेम भी किया और मुतालबा भी किया कि इंडिया ये इक़दाम अपना वापस ले। लेकिन देखें कि पूरी दुनिया में कोई भी मसला हल करने के लिए आप सिर्फ एक तरफ वो पंजाबी के अंदर रुस के बह जाओ तो मसला हल नहीं होता। ये हल कोई नहीं है कि आप इंडिया को क्या फ़र्क पड़ा है जी, उसकी तरक्की रुक गई है, उसके मामला ख़राब हो गए हैं। वो तो खित्ते में इस वक्त अगर देखा जाए तो सबसे मजबूत ताकत बन रहा है। फिर देखें पूरी दुनिया में देखें वो किस तरह से कर रहा है, तो हमें अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए, हमें अपना उनको बावर भी करवाना चाहिए कि ये मसला, लेकिन उसके साथ बिल्कुल हमें ये नहीं कर देना चाहिए। लेकिन इससे तो फिर पाकिस्तान की कमज़ोरी का एहसास तो नहीं होगा कि अच्छा जी देखें अब ये बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, उनके आने से पहले बड़ा उनको धमकियाँ लगा रहे थे या बड़ा उनको वार्न कर रहे थे कि जी आपने ये कर दिया, अब उनके आने पे हम ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो। नहीं समीना, देखिए पहली बात ये है कि हम शादियाँ ने तो नहीं बजा रहे कि जी वो जयशंकर साहब आ रहे हैं तो बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये भी बात नहीं है कि हम ऐसी खाली हुल्ली बढ़ के ही मारते रहें कि जी हम ये बड़े तगड़े हैं। वो आपको हकीकत की आंख से देखना पड़ेगा, आपको अपने जो आंखों पे पट्टी बंधी है उसको हटाना पड़ेगा, आपको एक हकीकत जो है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की तरफ देखने वाली हर मैली आंख से देखने वाली की आंख निकाल दी जाएगी। हमारा दिफा महफूज हाथों में है, सारी ये बातें ठीक है और हकीकत हैं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि हमसायों के साथ ताल्लुकात, अगर वो हमसाए हमारे जो हैं वो एक स्टांस लेके बैठे हैं तो पूरी दुनिया में टेबल टॉक करके ही मसाइल को इशू किया जाता है। अगर वो हम रूठे ही रहे तो वो कहेगा तुम रूठे हम छूटे। हमें इस तरह तो आपको लग रहा है ये कामयाब इनेकाद होगा SCO का, और पाकिस्तान के लिए जो एक इस वक्त मुश्किल हालात हैं मईशत के भी और सिफारतकारी में भी, उससे पाकिस्तान को एक ब्रेक थ्रू मिलेगा इस कॉन्फ्रेंस से? क्योंकि इमरान साहब माजी में भी इस तरह की हमने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड भी की हैं, मुलाकातें भी हुई, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हमने देखा कि बिल्कुल कोई गेम चेंजर साबित हो गई कोई चीज़। तो अब इस तरह ही हम इसको देखेंगे या ये एक रूटीन की एक कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें सब आएंगे, तकारीर करेंगे, चले जाएंगे, या फिर इससे कोई हमें वाज़े आउटकम होता नज़र आएगा? देखिए आम तौर पे इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं आम तौर पे वो रूटीन की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, लेकिन उसमें 1-2 चीज़ें ज़रूर ऐसी हो जाती हैं जिनको आप रूटीन से हट के करार दे सकते हैं या जिससे कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है। तो आई होप सो कि हमें यहाँ भी कोई ना कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नज़र आएगा और कोई ना कोई इससे बेहतरी पाकिस्तान के लिए ज़रूर पैदा होगी। बिल्कुल ठीक है जनाब, यहीं पे आज के प्रोग्राम को हम समेट, प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो रहा है। नाज़रीन इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।